हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नीरा सुंदा, जिसमें कि हम लोग पूरा नीरा सुंदा को कवर करेंगे। तो चलते हैं। कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, नीरा सुंदा, जिसके ऑथर हैं, और ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर बहुत अच्छी किताब है। तो इस बुक में मैं आज पढ़ने जा रहे हैं, हम पूरा ये कंटेंट कवर किया जाएगा, जिसमें कि पूरा एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री रहेगा। और एक बार एड्रेस सेलेक्ट कर लूँ मैं। और जनरल एग्रीकल्चर रहेगा, एग्रोनॉमी रहेगा, सॉइल साइंस कवर करूँगा, हॉर्टिकल्चर खत्म करूँगा, एंटामोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, निमेटोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी एक्सटेंशन। तो ये सारा मैं कवर करने जा रहा हूँ। ये वीडियो जो बनने जा रहा है, ये एक तरह से आप कह सकते हो ये क्रैश कोर्स भी है नीरज सुंदर का, और ये रिवीजन वीडियो भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला दिन है हमारा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेटेड थ्योरीज, जो भी है पता नहीं क्या लिखा रहा है, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं बेहतर समझा पाऊँ। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। तो द टर्म एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट एंड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एगर, इसका मीनिंग होता है एग्री, और सॉइल का मीन्स होता है सॉइल एंड कल्चरा। तो ये तीन वर्ड से बना हुआ है एगर, एग्री, जिसका मीनिंग होता है एग्री, सॉइल एंड कल्चर मीन्स कल्टिवेट। टू कल्टिवेट लैंड इज नॉन एज एग्रीकल्चर। अब हम बात करते हैं एग्रोनॉमी की। ये ग्रीक वर्ड है जिसमें एग्रोस प्लस फील्ड, मतलब इसको मैं कहूँ कि इसको मैं कह सकता हूँ ये एग्रो प्लस नोमस। तो एग्रो जो होता है एग्रो प्लस नोमस, तो एग्रोनोमस हो गया एग्रोनॉमी। तो नोमस का मतलब होता है फील्ड। तो टू कल्टिवेट लैंड, जो लैंड को कल्टिवेट करे उसको कहते हैं एग्रोनॉमी। अब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के। हॉर्टिकल्चर एक लैटिन वर्ड है। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जिसमें एल आए तो आप उसको लैटिन कंसिडर करना, जिसके वर्ड में एल आए, और जिसमें जी आए, एल और जी दोनों आए, वो है आपका लैटिन और ग्रीक दोनों हो जाएगा। जैसे ऑलरी कल्चर में एल आ रहा है तो ये लैटिन वर्ड है, फ्लोरिकल्चर में एल आ रहा है तो ये लैटिन वर्ड है। इसी तरह सारे पे काम नहीं करता, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द थिंग अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप इस पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर इज हॉर्टिस मीन्स होता है गार्डन, और कल्चर मीन्स होता है कल्चर टू ग्रो, कल्चर मीन्स टू ग्रोइंग। और बात करते हैं हम पोमोलॉजी के। तो पोमोलॉजी एक लैटिन वर्ड, इसमें ग्रीक लैटिन और ग्रीक वर्ड है, और ये दो वर्ड से बना है। इसका पोमो मीन्स होता है फ्रूट, एंड ग्रीक मीन, और जो ग्रीक वर्ड है लॉजी, इसका मीनिंग होता है लॉजस, मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्रूट। तो आप पोमोलॉजी कह सकते हैं। उसी तरह ऑलेरिकल्चर, तो ये एक ऑलेरिकल्चर में एल आ रहा है तो ये एक लैटिन वर्ड है, और उसमें ऑलेरस मीन्स होता है पॉट हर्ब, और उसका कल्टीवेशन। आप ये चीज़ कंफर्म करें, पॉट हर्ब, ऑलेरिकल्चर मीन्स होता है पॉट हर्ब। ये मोस्ट ऑफ द ये आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर लैटिन वर्ड, जिसका मीनिंग होता है फ्लोरिकल्चर टू, ये इसमें है फ्लोरिकल्चर का मीनिंग होता है, इसमें लिखा नहीं है, मैं इसको करता हूँ फ्लावर्स का स्टडी, फ्लावर्स की, ठीक है। अब एक्सटेंशन का वर्ड होता है स्ट्रेचिंग आउट। तो इसका मीनिंग होता है स्ट्रेचिंग आउट, मतलब कि किसी चीज़ को खींचना। एक्सटेंशन प्रसार शिक्षा, तो एक्सटेंशन एजुकेशन का मीनिंग होता है प्रसार शिक्षा, इसका होता है प्रसार करना। अब हम बात करते हैं सॉइल साइंस। सॉइल साइंस एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कैंटेना। ये कैटेना वर्ड से बना हुआ है जिसका मीनिंग होता है चैन, ठीक है। चेन मीन्स होता है चेन, लाइक चेन ऐसा चेन होता है किसी तरह का एक, ये हम लोग गुच्छा समझ लीजिए आप, क्योंकि। और बात करते हैं सॉइल बना हुआ लैटिन वर्ड से, इसका नाम होता है सोलम मीन्स होता है ग्राउंड हमारा सॉइल क्या है, सोल है। अब हम बात करते हैं मॉनसून एक अरबिक वर्ड के बना हुआ है, इसका नाम मौसम वर्ड से है। बायोडायनामिक्स एक ग्रीक वर्ड है, इसका नाम बायोस, और डायनामिक्स होता है एनर्जी, मतलब बायो एनर्जी, बायो एनर्जी, मतलब बायो होता है लाइफ और एनर्जी, तो बायोडायनामिक्स। इधर ट्रक गार्डनिंग हो गया। ट्रक गार्डनिंग का होता है ट्रक गार्डनिंग, ट्रक होता है टॉर्कर। एक आपको मैं एक आपका मैं इसका टर्म बताता हूँ, जो भर भर कर लेके जाए, मतलब कि बड़े इसमें मतलब बड़े अगर हम लोग बड़ा वे में कल्टीवेशन कर रहे हैं तो यह होता है ट्रक गार्डनिंग होता है। अब हम बात करते हैं निमेटोड की। निमेटोड क्या है, नीमा प्लस टोड। नीमा का मीनिंग होता है थ्रेड लाइक। आप निमेटोड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो थ्रेड लाइक होता है, इस तरह का होगा, इस तरह का। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, तो ये क्या निमेटोड हो गया। पेडोलॉजी होता है स्टडी ऑफ पेडोन, मतलब सॉइल और अर्थ की स्टडी करना, ठीक है, पेडोलॉजी कहते हैं। और पेडागोगी क्या होगा, पेडागोगी होता है बच्चों के बारे में स्टडी करना। पेडागोगी आप जब अगर आपने क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, एक बीएड करेंगे ना, जब बीएड,
तो आप पैडागोगी आपको करना पड़ता है, पैडागोगी आपको स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं इसके आगे। तो आपका ये पहला लेक्चर पहला पेज कंप्लीट हो चुका है नीरज सुंदर का। अब बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट क्या है? मार्केट, मार्केटस एक लैटिन वर्ड है जिसमें आप मीनिंग होता है प्लेस और ट्रेड फॉर द ट्रैफिक एंड मर्चेंटाइज। जहाँ आप हम लोग क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, आप अपने गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, उसको मार्केट कहा जाता है। अब बात आती है इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन क्या होता है? इवॉल्व होना। हम लोग दिनों दिन इवॉल्व हो रहे हैं, इवोल्यूशन लैटिन वर्ड है ये, ठीक है। इवोल्यूशन, इवॉल्व होना। अनरोलिंग, रोलिंग आउट, मतलब कि जो हमारे अंदर चेंजेस आ रहा है उसको इवोल्यूशन कहते हैं। अब बात करते हैं एंजाइम की। एंजाइम है ग्रीक वर्ड है इन मीन्स होता है अंदर, और जाइम मतलब जो हमारे अंदर है, या फर्मेंट और लिविंग, फर्मेंट और लिविंग, ठीक है। तो उसको कहेंगे हम एंजाइम कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड है, एंजाइम एक ग्रीक वर्ड है। अब क्रेडिट मतलब क्या है? खुद का एक क्रेडिट, मतलब ट्रस्ट। मैंने अगर मैं किसी से उधार लिया, मैं उसको पैसा दे रहा हूँ, तो मैं अपना ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूँ, क्रेडिट बना रहा हूँ मैं। आप कहते हैं मेरा क्रेडिट स्कोर, मतलब क्या है? मेरा ट्रस्ट का स्कोर, कि मैं कैसा हूँ, मैं अपने पैसे को दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो ये आपका हो जाता है क्रेडिट हो जाता है। सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है सोसाइटस, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द नाउन वर्ड सोसियस। सोसियस एक वर्ड है और इसका जो मीनिंग होता है कॉमरेड और फ्रेंडली, ठीक है। अब हम बात करते हैं वल्गराइजेशन की। वल्गराइजेशन फ्रेंच वर्ड है जो वल्गराइज, किसी को कहते हैं आप उसको वल्गराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो होता है पॉपुलराइज, किसी को पॉपुलर करना या वल्गराइज करना, ठीक है। ये सेम इसका मीन करता है, ये एक फ्रेंच वर्ड है। अब कहते हैं बात हम करते हैं सेल की। सेल क्या है? सेल हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेलुला, सेल हुआ है सेलुला से, ये एक लैटिन वर्ड है क्योंकि इसमें एल आ रहा है। ये बहुत सारी कंडीशन में वर्क करता है। आप जहाँ पे एल देखो, आप उसको एक बार अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है, तो आप तुक्का मार के भी सेल को एल से कंसिडर करके लैटिन वर्ड मार सकते हो, ठीक है। अब इन वीवो और इन विट्रो क्या होता है? इन वीवो और इन विट्रो एक लैटिन वर्ड है। एक मिनट रुको, एक बच्चा है, एक सेकंड रुको, मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ। ओके, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। तो बात करते हैं इन वीवो और इन विट्रो की। एक सेकंड को बस पेन कलर चेंज कर लो, मैं ज़रा येलो अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा, इसकी मैं वाइट बढ़ा देता हूँ। ओके, इन वीवो और इन विट्रो क्या होता है पहले आपको भी दिखाता हूँ मैं। तो इन वीवो और इन विट्रो कंडीशन क्या होता है? आप ये टर्म एक्चुअली आप पढ़ेंगे किस में? आप पढ़ेंगे कैलस कल्चर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी में इन वीवो इन विट्रो टर्म यूज़ करते हैं। ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। इन वीवो होता है विद इन लिविंग और इन विट्रो होता है विद इन ग्लास। अगर आप किसी का ग्लास में कल्चर को ग्रो करते हैं तो उसको कहेंगे इन विट्रो कंडीशन, और ये होता है इन वीवो होता है इन लैब कंडीशन, ठीक है। तो आपको मैं इन वीवो इन विट्रो का मैं डिफरेंस समझा दिया हूँ मैं। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम होता है प्लास्टिकस। इट मीन्स अ फॉर्म्ड और मॉड्यूल्ड। क्या है? वे फॉर्म्ड है और मॉड्यूल्ड है, या तो उसको फॉर्म किया गया है या मॉड्यूल्ड है वो। अब बात करते हैं इकोलॉजी की। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ऑक्यूस और हाउस ड्वेलिंग प्लेस एंड प्लेस और लॉजस मीन्स होता है स्टडी। तो किसकी? हाउस होल्ड के स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं इकोलॉजी। आप किसी भी चीज़ का अपना एक इकोलॉजी होता है। आप कोई डिजीज़ है, कोई डिजीज़ है, उसका एक इकोलॉजी होगा, या कोई ह्यूमन बींग है उनका एक इकोलॉजी होगा। तो वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे वो निवारण कर रहे हैं अपना, उनके बारे में स्टडी करना कहते हैं इकोलॉजी, ठीक है। अब आता है एंटोमोलॉजी। ये हमारे एग्रीकल्चर का एक मेन सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं इंसेक्टा किंगडम की। तो एंटामोलॉजी, इसमें जी आ रहा है, मतलब ये ग्रीक वर्ड है, लेकिन देखियो एल भी आ रहा है। तो आप कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप एल और जी दोनों आ रहा है तो हम इसको ग्रीक मार दें, लेकिन आपको थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा। तो एंटोमो मीन्स होता है इंसेक्ट, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो एंटोमो मीन्स होता है जिसको हम कट इंटू सेक्शन। इंसेक्ट का मीन होता है कंटिन्यूस, मतलब उसको मैं सेक्शंस में काट सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि एक उसमें गिजार्ड होता है, प्रो मीजो मेटा थोरेक्स होता है, थोरेक्स से एब्डोमेन, एक इंसेक्ट में एक एब्डोमेन भी होता है, हेड भी होता है। तो इसके क्या सेक्शंस में डिवाइड कर रखे हैं, तो ये हो गया एंटोमोलॉजी। लॉजस मीन्स होता है स्टडी। तो फिर से वही बात हो गया कि एंटोमोलॉजी द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इन नॉन एंटोमोलॉजी। अब आर्थ्रोपोडा क्या है? आर्थ्रोपोडा होता है सेगमेंटेड लेग्स। पोडस मीन्स होता है लेग, और आर्थो मीन्स होता है सेगमेंटेड। सेगमेंटेड मतलब एक लेग इधर, एक लेग इधर, एक लेग इधर, एक लेग इधर। तो अगर किसी कीड़ा का
सेगमेंटेड लेग्स है तो उसको कहते हैं आर्थ्रोपोडा। अब प्लांट में एक होता है फाइटोपैथोलॉजी। फाइटो मीन्स होता है प्लांट, ठीक है, और पैथोलॉजी मीन्स होता है, पैथो मीन्स होता है उसके पैथोजेंस, और लॉजस में होता है स्टडी। तो प्लांट्स के पैथोजन की स्टडी को कहते हैं फाइटोपैथोलॉजी। अब 29 टर्म है फंगीसाइड। फंगीसाइड क्या है? फंगी होता है फंगस, साइड मीन्स होता है किलर, तो जो फंगी को किल करे उसको कहते हैं फंगीसाइड, ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। मेट्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एटमोसफेयर, जिसमें मौसम की हम स्टडी करते हैं उसको मेट्रोलॉजी करते हैं। अगर हम इसमें एग्रो लगा दिया जाए तो क्या होगा कि एग्रीकल्चर रिलेटेड मौसम की जो स्टडी करता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड मौसम की जो स्टडी, अगर मैं यूपी में है, एनडीआरआई कहाँ है? आपको ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो एनडीआरआई कहाँ है? एनडीआरआई आपके करनाल में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी तरह सीआईएफए सीफे जो है आपके मुंबई महाराष्ट्र में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एंड एजुकेशन। ये सारे क्या है? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब बात करते हैं हम लोग, ये 5 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हमारे पास एग्रीकल्चर रिसर्च, ये ARS की बात हो रही है, ARI की बात हो रही है। तो CARL, कार्ल कहाँ है? सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर में है। उसका सेंट्रल एवियान ये इजाद नगर में है। कजरी एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में, जहाँ पर बारिश कम होगी, ऑटोमेटिक सी बात है। एरिड रीजन कहाँ पर है? हमारे जोधपुर में है। अब आपको मैं बताता हूँ एरिड रीजन क्या होता है। एरिड रीजन टेम्परेट की बात कर लेते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। तो एरिड रीजन होता है, एक और है ह्यूमिड और सब ह्यूमिड रीजन, सब ह्यूमिड रीजन। तो मैं जरा पेन को मैं हाईलाइट कर लूँ, मैं अपने ब्लू कलर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो ह्यूमिड रीजन होता है जहाँ पे बारिश अधिक हो रही है, ठीक है, बारिश अधिक हो रही है, रेनफॉल अच्छी रेनफॉल है वहाँ पे, तो ह्यूमिड होगा। सब ह्यूमिड थोड़ा सा कम उससे होगा। सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल होता है साउथ वाला रीजन। हमारे साउथ वाला रीजन क्या है? ट्रॉपिकल है। सब ट्रॉपिकल नहीं, साउथ वाला ट्रॉपिकल हो गया, और ट्रॉपिकल के थोड़ा सा ऊपर जाए तो सब ट्रॉपिकल हो जाता है। टेम्परेट रीजन हमारे जहाँ पे बर्फबारी होती है, लाइक जैसे टेम्परेट फ्रूट्स में आपके एप्पल आ जाते हैं, तो कहाँ पे होती है? कश्मीर साइड हो गया आपका टेम्परेट रीजन, ठीक है। एरिड रीजन जहाँ पर बारिश नहीं होती है, लाइक डेजर्ट्स, वो एरिड रीजन हो गया। तो डेजर्ट में ये बताओ, अब जोधपुर में डेजर्ट है तो एरिड रीजन में आ गया, ठीक है। और टेम्परेट में बता दिया मैंने। अब ट्रॉपिकल क्या है? ट्रॉपिकल हो गया आपका सब ट्रॉपिकल नीचे साउथ रीजन जितने आपके ट्रॉपिकल हैं। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि वह टेम्परेट फ्रूट्स क्या है, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा टेम्परेट फ्रूट्स क्या, ठंडा का जगह। तो ठंडा में क्या आता है? एप्पल, पियर, पीच, प्लम, ये सारे क्या है आपके टेम्परेट रीजन हो गए। उसी तरह आपके अगर ह्यूमिड की बात करें, जहाँ की रेनफॉल अच्छी है, तो रेनफॉल अच्छी, आप बोलेंगे कि ऐसे क्रॉप बताओ जो हाई ह्यूमिड वाला क्रॉप बताओ। तो चावल धान की खेती जब हम करते हैं उसमें क्योंकि बारिश अधिक चाहिए, तो क्या है? हाई ह्यूमिडिटी वाले क्रॉप्स हमारे, तो ये ह्यूमिड रीजन में ग्रो करेंगे। अब बात करते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल में है। आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा, आपको मैं ट्रिक्स भी याद कराऊंगा, साथ साथ आप उसको सोचेंगे तो दिमाग में आपको सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएगी, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च कहाँ है? कॉटन रिसर्च आपका कहाँ पर है? कॉटन रिसर्च आपका है महाराष्ट्र में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ होता है? साउथ में, महाराष्ट्र में होता है। वहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल को हम लोग कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल को, ठीक है। तो ये आपके हो गए महाराष्ट्र रीजन में आपके ब्लैक सॉइल ज़्यादा पाया जाता है, तो कॉटन सॉइल भी उसको कहते हैं। उसी तरह हम बात करें सिफेट की। सिफेट कहाँ पे है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट लुधियाना में। क्रीडा क्या है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। क्रीडा हैदराबाद में है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हैदराबाद में। उसी तरह है एक क्रीडा भी है, और सेंट्रल एक क्रीडा भी है, और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का भी वहाँ पर है हैदराबाद में, अभी आएगा, आप देख लेंगे अभी हम, ठीक है। CRUAF ये क्या है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड एलाइड फाइबर्स, ये क्या है? बैरकपुर में है। CRRI सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ राइस, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRRI कटक में है। और नेशनल रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बैरकपुर में, ये बैरकपुर में है। आपको अभी आएगा, आपको दिखाऊंगा मैं। CSSRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉइल्स है,
भूमि की ज़्यादा बात हो रही है, मतलब देखिए सलाइन, अब मैं सैलिनिटी की बात करता हूँ। सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? हरियाणा में। हरियाणा में अगर पानी डालेंगे ज़्यादा तो क्या होगा, सलाइन वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, मतलब खारा नमक, नमक जो है जितने भी सॉइल में डिपॉजिट हो जाते हैं, वाटर अगर इरिगेशन करते हैं तो वहाँ का जो सॉइल है सैलिनिटी आ गया है। तो आप उस तरह से इसको याद रख सकते हैं रिलेट करके, तो आप ये लंबे लंबे टाइम तक ये आपके पास स्टोर रहेगा माइंड में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं CSWCRTI, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये देहरादून में है। मैं यहाँ पे एक्चुअली मैंने स्टडी करी थी तो मुझे ये पता है कि मैंने वहाँ देखा भी था, तो ये देहरादून में है। अब CTRI, सेंट्रल, देखो तंबाकू की बात हुई तो राजा मुंदरी, तंबाकू कहाँ होती है? राजा मुंदरी में। IASRI, स्टैटिकल से दिल्ली। IGF झांसी, देखो इन ग्रासलैंड फॉरेस्ट झांसी, जैसे ही आपके दिमाग में झांसी एकदम इस फटाक से क्लिक करेगा ये। उसी तरह इंडियन ग्रेन स्टोरेज, ये हापुड़ में है। आप एक सीड के लिए मऊ में होगा और ये हापुड़ में है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस, देखिए सबसे ज़्यादा पल्सेस कहाँ होते हैं? पल्सेस तो सबसे ज़्यादा ऐसे MP में होते हैं, पर इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है, UP कानपुर में, ठीक है। आप एक चीज़ में देखो, एक ट्रिक है, भूमि सॉइल का आप रिलेट करो भूमि से। भूमि कहाँ की है? भूमि है भोपाल में, भूमि भोपाल भूमि, ठीक है। तो आप इससे रिलेट करके भी इसको याद कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको याद किया है। अब बात करते हैं HSR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या है आपके? ये HSR पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लखनऊ में, ठीक है। उसी तरह लैक इंसेक्ट रेजिन्स भी होगा इसमें। लैक एंड रेजिन्स का कहाँ पर है? रांची में, ठीक है। IIVR, इंडियन वेजिटेबल वाराणसी, ये इंडियन भी है और ये एक्चुअली इंटरनेशनल में भी ये रिसर्च सेंटर भी है। आप इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया में जो है रीजनल रिसर्च सेंटर, वो वाराणसी में ही है, ठीक है, वेजिटेबल्स का। उसके बाद NIRJF, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड एलाइड फाइबर्स, कलकत्ता में। अभी नेशनल आ गया कलकत्ता में। और अभी से पहले मैं क्या बताया था आपको, वो राइस की बात हो रही थी, अभी वो भी आएगा। SBI, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है। VPKS, विवेकानंद पार्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा उत्तराखंड कहाँ पे? अल्मोड़ा में है, ठीक है। ये आपके पड़ता है कुमाऊं साइड में। CARL, कार्ल क्या है? सेंट्रल एवियन रिसर्च, इजातनगर। कितनी बार बताया एक ही चीज़। अब देखो एनिमल साइंस आ गया सारे ये पहले अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये अम्ब्रेला टर्म था, इसमें सब कुछ स्टडी मैंने करी है। अब आ गया है एनिमल साइंस, तो हम स्टार्ट करते हैं एनिमल साइंस को, ठीक है। तो कार्ल कहाँ पर है? एवियन, उड़ने वाले जितने भी पक्षियाँ, इजातनगर में। उसी तरह क्या है? फिशरी, बैरकपुर। ऑटोमेटिक बात है क्योंकि इनलैंड हो रहा है। अगर ये इनलैंड मतलब कि पानी में हम लोग, मतलब तालाब पोखर में जब हम लोग कल्टीवेशन करते हैं फिशेस के, तो क्या होता है? वो इनलैंड होता है। उसी तरह CIFT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, ये कोचिन केरला में है। केरला में आप बहुत अच्छी कल्टीवेशन वो फिशरी होती है, वो पानी वहाँ बहुत ज़्यादा है, आप उसको कह सकते हैं एक तरह से ह्यूमिड रीजन है वो। CIRG, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑफ गोट्स, ये मथुरा में मखदूम नाम की एक जगह है, मखदूम, MAKHDOOM, मखदूम, आप इसको लिख सकते हैं मखदूम, ठीक है। उसी तरह ये आपके अविकानगर में आपको ये हो गया, क्या बोलते हैं, सिप के लिए हो गया। NIANP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल एंड न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी, ये बेंगलोर में है, ये आपके चारा के लिए, चारा बेंगलोर में। उसी तरह नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर है आपका? आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, ठीक है। अब बात करते हैं ब्यूरोज, ये जितने भी ब्यूरोज की बात हो रही है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट। इसी तरह है लप्स क्या है? सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, लप्स। तो लप्स क्या? नागपुर में है ब्यूरो इसका। NBAGAR, मतलब NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ये करनाल में, क्योंकि एनिमल का जितने भी वहाँ पे अच्छा जेनेटिक रिसोर्स क्या, वहाँ पे जीन्स रखे जाते हैं, जीन बैंक आप कह सकते हो एक तरह से इसको आप। ये इंडिया में है, इंडियन लेवल पे है, और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे है तो रोम में है एक, ठीक है। अब NBFGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरी जेनेटिक रिसोर्स, ये कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है। और NBAIM, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपोर्टेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म, मऊ में। NBAII, ये क्या है? इंपोर्टेंट इंसेक्ट, कहाँ पे है? बेंगलोर में, ठीक है। यहाँ पर आपके इसी में आपके आते हैं, शायद एक मैंगलोर नाम का जगह है जहाँ पर कि बीज के बारे में, बीज को स्टोर किया गया है, ठीक है।
IRRI, ये आपके आगे इंटरनेशनल। अब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म है, याद करना। और अभी कुछ कुछ नए नए नाम चेंजेस हुए हैं, तो मैं वो भी आपको नेक्स्ट पीडीएफ में कवर करा दूंगा, ठीक है। इंडियन रिसर्च इंटरनेशनल रिसर्च राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एट मनीला, मनीला फिलीपींस, यह लेबनोस में पड़ता है, ठीक है, लेबनोस, लेबनोस। उसी तरह सिमिट, सिमिट इज ए मैक्सिकन, सिमिट आप जानते होंगे, ये वीट एंड मेज का है, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है मैक्सिकन, इंडिया में, इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल लेवल में है। CIMMYT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मीड एंड वीट, मेज एंड वीट, क्या कह रहा हूँ मैं अभी। अक्रीडा, इकार्डा, सॉरी अक्रीडा, क्या क्रीडा तो वहाँ का हो गया, इकार्डा हो गया आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए, ये है आपका सीरिया में पड़ता है, अलेप्पो। इक्रीसेट, ये कहाँ पर है, इक्रीसेट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक। अभी सेमी एरिड ट्रॉपिक इंडिया में कहाँ पे था, इंडिया में था आपके बीकानेर में। और अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल के, तो ये कहाँ पे हो जाएगी, हैदराबाद में। ये याद रखना पॉइंट, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको कवर कर लेना, ठीक है। इंटरनेशनल लेबोरेटरी ऑफ रिसर्च ऑफ एनिमल डिजीज, नैरोबी केन्या में पड़ता है। उसी तरह ICGEB, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी है, ट्राइस्टा इटली में, इटली में, और भी न्यू दिल्ली में भी है, ठीक है। उसी तरह बात करते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट, अभी मैंने रोम बताया था आपको, रोम, ये रोम में है, ये इंटरनेशनल वाला। उसी तरह आपका इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट, ये श्रीलंका में है, दिगाना में। AVRDC, ये क्या है, एशियन वेजिटेबल, ताइवान में है। और इसका रीजनल, इंडिया में रीजनल की बात करें तो वाराणसी में है, वाराणसी में, ठीक है। टीटा, इंटरनेशनल इज ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये है टीटा, इंटरनेशनल IIT होगा, ये टीटा लिखा हुआ IIT होगा, ये IITA, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, टीटा, नाइजीरिया में है ये। इक्रीसेट, ये कहाँ पर है, हैदराबाद में, इक्रीसेट हैदराबाद में। इक्रीडा बता दिया, सियाट बता ही दिया था मैंने आपको ये पहले ही। तो हम बात करते हैं अब अदर इंस्टीट्यूट्स की। तो ये एक्चुअली ज़्यादा बनता नहीं क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर NRC कवर कर सकता हूँ मैं, क्योंकि नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जितने भी हैं हमारे इंडिया में, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो नेशनल एकेडमिक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है, एकेडमिक्स के लिए, एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट के लिए, मैनेज, इसका एक और आता है मैनेज में भी हमारा हैदराबाद में है, और ये भी हमारा हैदराबाद में है। उसी तरफ FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून में है। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, यह न्यू दिल्ली में है। NRC हमारा रिसर्च जो है जबलपुर में है। NRC ऑफ वीट कहाँ पर है, भुवनेश्वर में है। उसी तरह NRC ऑफ वुमेन डेवलपमेंट आपका उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में, इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं इसको कवर कर दूंगा बाद में। तो फिर बात करते हैं PDWMR, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च, पटना में है। उसी तरह PDDR है आपका, प्रोजेक्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ हैदराबाद है, ये राइस के लिए। उससे PDMR आपके मेज का दिल्ली में है। PDWR आपके, ये जितने भी हैं ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है, AICRP। एक्चुअली AICRP ही होना चाहिए, इसको मैं एक बार चेक कर लूँगा मैं आपको, ठीक है। डीपा, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन इन एग्रीकल्चर, डीपा, ये आपके हैं न्यू दिल्ली में। और एक डीपा एक्ट भी आया है, डीपा एक्ट 1914 में, 1914 में आया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है ये। तो डीपा की बात करके NBB, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, NBB, ठीक है। NASM, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम, ये ICR न्यू दिल्ली, ICR में है। उसी तरह एपीडा कहाँ पर है आपके, न्यू दिल्ली में, एपीडा न्यू दिल्ली में। DRMR, रेप सीड मस्टर्ड, ये भरतपुर में है। एक्चुअली ये NRC भी आपका भरतपुर में इसका है, आप इसको अभी फॉर्मली इट वाज NRC ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड, एग्जैक्टली ये NRC भी इसका भरतपुर में है। अब नाफीड, नेशनल एग्रीकल्चर ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नाफीड कहाँ पर है, ये नाफीड और एपीडा, नाफीड ये सारे ये हैं, क्या बोलते हैं आपको, नाफीड हो गया, नाबार्ड हो गया, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड हो गया। उस तरह गैट हो गया, जनरल एग्रीकल्चर ट्रेड एंड टैरिफ्स, सॉरी, ये आपके गैट हो गया। उसी तरह CACP होगा, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये आपके प्राइसेस देखता है CACP। NIAM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर में हो गया। ये लैम्प्स, लार्ज साइज्ड आदिवासी,
मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारा आपको कवर कर लेना है, आपको ध्यान दे देना है। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा, खुद से आप पढ़ लीजिएगा। तो जो अभी टर्म्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये कुछ खास नहीं है, तो आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रोनोलॉजी हम एक बार देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्रोनोलॉजी मैंने खुद का बना रखा है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। पंचायती राज थर्ड टायर सिस्टम था, बलवंत राय मेहता, ये आपके एक्सटेंशन एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पंचायती राज का, ठीक है। पंचायती राज बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 में फर्स्टली नागपुर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में हुआ था। ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी नागपुर कह रहा हूँ मैं, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में हुआ था। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया गोविंद बल्लभ पंत नगर, GBPU, गोविंद बल्लभ पंत नगर यूनिवर्सिटी जो है अभी पंत नगर में है, ये एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को कवर करता है, जो कि ऑन द पैटर्न ऑफ लैंड ग्रांट सिस्टम ऑफ USA 1960 में स्टार्ट हुआ था। उसी तरह 1960 के बाद आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आया था, IADP, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम IIAP आया 1964 में। 1966 में क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी खाना नहीं था खाने के लिए, तो हम जो क्या बोलते हैं उसको, उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम आया था, HYVP, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम आया था इंडिया में, जिसके थ्रू हमारे क्या है कि बहुत सारे मतलब जो गेहूँ हो गया या हाई यील्डिंग वैरायटीज़ आए थे, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ आ गए थे, जिसमें सोनालिका गेहूं को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। सोनालिका गेहूं को इंट्रोड्यूस किया गया था। जया रत्ना वैरायटीज़, TN1 वैरायटी, ये सारे वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, जिससे कि हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन को नाकाम, इसलिए कहते हैं कि 1960s में कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, कभी नहीं कहा गया 1960 में होता है, ठीक है। तो लैब टू लैंड प्रोग्राम आ गया था उसमें, ICAR गोल्डन जुबली ईयर में 1979 में। स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी SFDA का गठन हुआ था 1970 में। DPAP, ये सारे इंपॉर्टेंट, मैं आपको इंपॉर्टेंट में टिक मार देता हूँ, ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। ये सॉरी, इसको एक बार सॉरी, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको टिक मार दे रहा हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये DPAP पूछा गया है। उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1973 में, ये सब नहीं है। TNV, ये बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम बाय डेनियल बॉर्नर ने फर्स्ट राजस्थान में स्टार्ट हुआ था, TNV। उसी तरह फर्स्ट KVK 1974 में पहला KVK आया था मोहन सिंह मेहता कमेटी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं NREP, नेशनल रूरल एक्सटेंशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1976 में। DDP हुआ था 1976 में। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी ने प्रपोज किया, तो पंचायती राज सिस्टम को प्रपोज किया गया था अशोक राय मेहता कमेटी के द्वारा, जो कि 2 टायर पंचायती राज सिस्टम था, 2 टायर। और उसके बाद हम बात करते हैं IRDP आया था 1978 में, जिसमें हम लोग यूथ को ट्रेनिंग देते थे, यूथ को मतलब जवान लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा था डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इनोग्रेशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स NIS, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NIAS फ्रॉम रवि क्रॉप्स, जो रवि क्रॉप्स में स्कीम आया था, रवि 1999 में स्टार्ट हुआ था। रवि क्रॉप में अगर मान लीजिए लॉस हो जाते थे किसानों को, तो उसको अनुदान दिया जाता था उस टाइम पे, सब्सिडीज़ कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस भी था। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स। तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, तो हम बात करते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन को हमारा कहा गया है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया की बात करें तो स्वामीनाथन जी, और वर्ल्ड की बात करें सॉरी मैं पेन थोड़ा मैं पतला ले रहा हूँ, सॉरी, वर्ल्ड की हम बात करें तो नॉर्मन E. बोरलॉग, इसको NE बोरलॉग कहा जाता है, बोरलॉग। तो नॉर्मन E. बोरलॉग, NE बोरलॉग जो है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये ब्रीडर थे एक्चुअली, तो ये एक्स मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन भी हैं हमारे इंडिया के। उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इनको दिया गया था 1987 में, इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। वाज ऑनर्ड एज अ मिलेनियम प्राइज बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी के द्वारा इनको उसमें मिलेनियम प्राइज मिला था, जिसमें कि 88th नेशनल साइंस कांग्रेस हेल्ड एट 3 और 7 जून 2001 AIRI न्यू दिल्ली में हुआ था, जो इसका नाम पूसा है, पूसा नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें कि वाजपेयी जी के द्वारा इनको मिलेनियम प्राइज दिया गया था। उसके बाद हमारे ये एक्स प्रेसिडेंट रहे नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक बुक लिखा था व्हीट रेवोल्यूशन, जो कि इन्होंने लिखा है। अब बात करते हैं एनी बोरलॉग की, तो इनका योगदान ये रहा है कि ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में है। ही वाज
अमेरिकन वीट साइंटिस्ट जो कि प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, वो अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज इन 1970। तो ये इनको 1970 में नोबेल प्राइज मिला था, 1970 में नोबेल प्राइज मिला था। और ये वीट अमेरिकन वीट साइंस, ही वॉज एन अमेरिकन वीट साइंटिस्ट थे। ये वीट पर इन्होंने रिसर्च किया था, जिन्होंने कौन सा मैक्सिकन ड्वार्फ वीट उन्होंने डेवलप किया था, इसका नाम था, एक सेकेंड मैं इसको लिख दूँ ज़रा। डॉक्टर N.E. बोरलॉग ने एक मैक्सिकन ड्वार्फ वीट की जो वैरायटी थी, नॉरिन 10 जीन जो था उन्होंने डेवलप किया था, डेवलप नहीं किया था एक्चुअली, उन्होंने खोज किया था। और नॉरिन 10 जीन ही रिस्पॉन्सिबल है ड्वार्फिंग ऑफ वीट। उनको नोबेल प्राइज। वर्गीस कुरियन क्या है, फादर ऑफ वीट रेवोल्यूशन इन इंडिया, जिन्होंने वाइट रेवोल्यूशन, वीट कह रहा हूँ मैं, दुग्ध क्रांति, तो ये इन्होंने मिल्क रेवोल्यूशन पे लेके आए थे, ये वर्गीस कुरियन ने किया था। एक्स चेयरमैन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, उसके एक्स चेयरमैन हैं। ब्रेन बिहाइंड द ऑपरेशन फ्लड इन्होंने लाया था। और मगासे अवार्ड इनको मिला था, मगसेसे अवार्ड मिला था। और इनको मिला था वर्ल्ड फूड प्राइज 1989 में, ठीक है। इसमें तरह SK विशाल जो है, ये मेज ब्रीडर हैं, उन्होंने सिमिट में काम किया था, इनको भी वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। इन्होंने मिला था जो कि इन्होंने सन 2000 में रिसर्च किया था उन्होंने, QPM, जो कि एक ट्रिप्टोफैन और लाइसिन ये एमिनो एसिड है, प्रोटीन कहते हैं आप इसको। तो उन्होंने स्टडी करी थी, उन्होंने विथ डॉक्टर E. विलेजेस के साथ उन्होंने ट्रिप्टोफान और लाइसिन रिच मेज पे काम किया था। अब हम बात करते हैं डॉक्टर KL चड्डा के बारे में। डॉक्टर KL चड्डा, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और डॉक्टर KL चड्डा को ही माना जाता है फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, नहीं सॉरी, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर मौरी गौड़ा जी हैं, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब बात करते हैं डॉक्टर RS परोड़ा, ये क्या है, फॉरेस्ट ब्रीडर हैं, और ये DG रह चुके हैं ICAR के। अमृता पटेल जी कौन है, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB। संजय राजाराम जी क्या हैं, इंटरनेशनल वीट ब्रीडर हैं, जो कि उनको चिनाज फ्रेंडशिप मेंडल अवार्ड मिला था, ठीक है। उसी तरह GS खुश कौन है, GS खुश है, ये वीट ब्रीडर थे, ये वीट ब्रीडर थे, जिन्होंने सन 2000 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स स्पेशली इन राइस में GS खुश ने वो किया था, शायद फेरस से एक रोग हो जा रहा था, आयरन टॉक्सिसिटी के कारण, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मैं इसको नेक्स्ट PDF में कवर कर दूंगा, ठीक है। इसको मैंने टिक कर लिया है, ये मुझे याद रहेगा। तो बात करते हैं GS खुश के बारे में। और अब मैं बात करता हूँ जेनेटिक GMO के बारे में, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं, पहले मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को। तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसपे कि रिसर्च करके उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग थ्रू जीन्स का इंजेक्शन होता है। जीन्स को इंजेक्ट करने के बाद उसमें जो ट्रेट में चेंजेस आते हैं, जो कि उसके जेनेटिक प्रोसेस को इन्हेंस कर देता है, ठीक है। तो या तो उसके इन्हेंस करेगा या उसको डिक्रीज़ करेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई प्लांट अनरेजिस्टेंस है, तो हो सकता है उसमें रेजिस्टेंस ही ला दे, या किसी का रेजिस्टेंस क्षमता को कम कर दे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं BT कॉटन जो है, ये पहला GMO क्रॉप है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, जो कि डेवलप किया गया है। इसमें क्रायोजीन्स रिस्पॉन्सिबल है, क्रायोजीन्स तो क्रायोजीन्स रिस्पॉन्सिबल है BT कॉटन के लिए। तो क्रायोजेंस रिस्पॉन्सिबल है BT कॉटन के लिए, जो कि डेवलप्ड बाय फॉर द कॉटन बॉल वॉर्म्स के लिए बनाया गया था BT कॉटन को। तो पहली बात आपको मैं बताता हूँ, BT बैसिलस थ्रेंजिसेस बैन क्यों है इंडिया में, ठीक है। अगर मैं BT ब्रिंजल की बात करूँ या BT टमाटो की बात करूँ, तो ये बैन क्यों है, क्योंकि अगर ये इंसेक्ट्स के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो ये हमारे इंसानों के लिए भी हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ केमिकल टॉक्सिन्स जो होंगे ये असर करेगा हमारे गट्स में,
हमारे गट्स में असर करेगा, या गट्स नहीं कहते, हमारे पेट में असर करेगा। इसके पॉइजनस बिहेवियर के कारण इसको बैन किया गया है इंडिया में, ठीक है। तो हम लोग बीटी को जो एडिबल नहीं होते हैं उनको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो बात करते हैं बैसिलस thuringiensis, एक बैक्टीरिया है, ये सॉइल बैक्टीरिया है, दैट प्रोड्यूस लीथल टू इंसेक्ट लार्वा अफेक्टिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बॉल वर्म्स। तो ये बॉल वर्म्स जो होते हैं इसके गट को फेल्यूर कर देता है। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जो जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है क्राई1 ऐसी, मैंने कहा था ना क्रायोजीन्स, यही क्राई1 EC जीन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इसके रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए। तो GM कॉटन जो है इज कॉटन परमिटेड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल ऑफ कमिटी GEAC। यही है जो बैन कर देता है हमारे टमाटो को, ब्रिंजल को, जो कि हमारे जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है कि नहीं है, ये टॉक्सिसिटी लेवल को मैच करते हैं हमारी बॉडी के साथ। उसके बाद उसको वो देखेंगे कि ये हमारे लिए एडेबल है कि नहीं है, ठीक है। परमिटेड 2002। उसी तरह बीटी कॉटन में डेवलप किया गया है महको के द्वारा, MECH12। उससे वेराइटीज़ आ रहे हैं। साउथ स्टेट में RCH हैं, RCH 134 138 सूटेबल फॉर द नॉर्थ इंडियन में, जो कि नॉर्थ इंडिया के लिए सूटेबल है। माइको ने कोलैबोरेट किया था मॉन्सेंटो से टू डेवलप ball guard using cry1 EC genes, but recently BT variety was developed by ball guard to having both cry1 and cry2 AB gene। उसी तरह फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप है BT टोबैको, कंट्री हैविंग पोजीशन ऑफ द ट्रांसजेनिक इन USA, हैविंग द फर्स्ट पोजीशन। ये सबसे ज़्यादा बड़ा फर्स्ट पोजीशन जो होल्ड कर रहा है ट्रांसजेनिक प्लांट्स में वो है USA। और इंडिया का जो रैंक है वो 4th है। ये पुराना डाटा है, अब मैं इसको देख करके बताऊंगा कि अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड के बारे में। तो जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड जो है ये दीज आर ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट। अभी ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट, ये ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड है जिससे कि हम जिसको छिड़काव करते हैं क्या होता है कि हमारे सारे प्लांट को, ये है सारे प्लांट मर जाते हैं। ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, मतलब कि एक बार मारो और पूरा ख़त्म। तो जो क्या है ये डेवलप किया गया बायर कंपनी के द्वारा, जर्मनी की कंपनी है, उन्होंने डेवलप किया जो ग्लाइफोसेट से रेजिस्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट ऑन इंडियन मस्टर्ड विद हाई बीटा कैरोटीन, जो कि है टेरी ने किया, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। इसमें क्या है, हाई बीटा कैरोटीन पाया जाता है। वैरायटी डेवलप्ड बाय द बेसिका जेंसिया, जिसको उन्नत और टेरी उत्तम के नाम से जाना है। उसी तरह गोल्डन राइस हो गया, RPSC AO एग्जाम में पूछा गया था 2012 में। इट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है जिसमें कि अल्फा कैरोटीन प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, अच्छा अल्फा कैरोटीन पाया जाता है जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर है, मतलब कि इसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है गोल्डन राइस में। सुपर राइस डेवलप किए हैं GS खुश, जिन्हें अभी बताया था ना, GS खुश जिनको अवार्ड मिला था, उन्होंने सुपर राइस डेवलप किया था जो कि 24% इंप्रूवमेंट, 24% वर्जन डे द वैराइटीज़, मतलब ये 25% की इंप्रूवमेंट की गई थी वैराइटीज़ में, ठीक है। हाइब्रिड सीड क्या है, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड डेवलप्ड इन चाइना। जो पहली बार हाइब्रिड सीड को प्रोफेसर लॉन्ग पिंग युआन ने किया था, जो फादर ऑफ हाइब्रिड सीड कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ हाइब्रिड सीड, प्रोफेसर लॉन्ग पिंग युआन। लॉन्ग पिंग युआन जो है हमारे फादर ऑफ हाइब्रिड सीड है, उनको माना जाता है, फादर ऑफ हाइब्रिड सीड माना जाता है। और इंडिया इज सेकेंड टू डेवलप द हाइब्रिड सीड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया ने डेवलप किया था MGR1, जिसको CORH1 के नाम से पहले जाना जाता था, ठीक है, जो कि TNAU ने डेवलप किया था, जिसमें TNAU कोयम्बटूर एंड PRH1 ये सारे ये क्या है वेराइटीज़ हैं। ये JAR ने डेवलप किया है PRH1, P14 सेकेंड और PRH1, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ हाइब्रिड सीड्स की। ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके सीड्स जो भी रिसर्चेज हुए हैं सीड्स पे, लाइक राइस पे हुआ है, वीट पे हुआ है, मेज पे हुआ है, उसके बारे में लोग स्टडी कर रहे हैं। तो हाइब्रिड सीड जो है डेवलप्ड बाय DRMR, डायरेक्टोरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड, जो कि भरतपुर में हमारा है, ये आपको मैंने बता दिया पहले ही। वैराइटीज डेवलप्ड बाय द DRMR NRC HB 506, ये फर्स्ट हाइब्रिड मस्टर्ड है जो कि इंडिया में डेवलप हुआ था। उसके बाद इसी तरह NRC HB1 है, ठीक है। HB1 हो गया आपका फर्स्ट वैरायटी, 1 हो गया मतलब पहला वैरायटी, हाइब्रिड 1, NRC हाइब्रिड 1, ठीक है। सुपर वीट क्या है, द रिसर्च ऑन सुपर वीट इज इन प्रोग्रेस
एट DWR करनाल, इट वॉज एक्सपेक्टेड टू कम बाय 2005, इल्ड 5 से 10 15 से 20%। सुपर वीट डेवलपमेंट हो रहा था जिसमें कि 15 से 20% की बढ़ोतरी हो गई थी हमारे करंट सिचुएशन पे, मतलब करंट जो उसमें सिनेरियो था ग्रो करने का, जितना डेवलप हो रहा था उससे 15 से 20% अधिक यील्ड बढ़ गई थी। अब बात करते हैं हम ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? द टर्म जो दिया गया है वो द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन क्वाइंड बाय मेरे पेन को क्या हो गया, सॉरी थोड़ा बंद हो जा रहा है इसका, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वरना देखो मैं थिकनेस क्या है इसकी, देखता हूँ कहीं है 3D तो नहीं चाहिए। ओके वेट लेट मी चेक, पता नहीं क्या है ये। तो मैं थोड़ा सा इसके बढ़ा करके मैं इसी को यूज़ करूँगा अभी। फाउंटेन पेन, डैश पेन, पता नहीं क्या क्या है, तो मैं यूज़ करूँगा अभी बॉल पेन को, फाउंटेन पेन को। ओके इसको मैंने मिटा देता हूँ पहले मैं। कहीं है क्या हाईलाइटर? ओके तो हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन की, ठीक है। तो द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज क्वाइंड बाय विलियम एस गौड़ा 1968 में, ठीक है, 1968 में, USAID टू डिस्क्राइब द प्रोडक्टिविटी ऑफ बेस्ड इंप्रूवमेंट इन द फूड प्रोडक्शन पार्टिकुलरली इन व्हीट एंड राइस। तो व्हीट जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो टर्म है ये विलियम गौड़ जी ने दिया था 1968 में बाय USAID टू डिस्क्राइब द प्रोडक्टिविटी, वो प्रोडक्टिविटी डिस्क्राइब करने के लिए जो कि इम्प्रूवमेंट हुआ था व्हीट और राइस पे। द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ ग्रीन हाई यील्डिंग वेराइटीज, यूज ऑफ केमिकल, फर्टिलाइजर, प्लांट प्रोटेक्शन एंड केमिकल्स। इसमें क्या है कि हम लोग जो प्लांट में केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, वैराइटी यूज़ कर रहे हैं, केमिकल यूज़ कर रहे हैं, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बारे में मेन कंपोनेंट है हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन का। अब बात करते हैं एवरग्रीन। ये क्या है? ये एक जो MS स्वामीनाथन जी ने एक टर्म दिया था एवरग्रीन, जो कि 10 साल बाद उसके स्टार्ट हुआ है। ये क्या है? वो सस्टेनेबिलिटी को डिनोट करता है कि अब मान लीजिए अगर हम लोग इतना ज़्यादा अगर इंटेंसिव फार्मिंग करेंगे तो क्या हो जाए, इंटेंसिफिकेशन को कम करने के लिए, टू सस्टेन मेथड फॉर द इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्स होने के लिए, इंटेंसिफिकेशन इंटेंस गहन खेती नहीं करने के लिए, कि हम लोग अब क्या करें कि हमारे पास तो पहले था कि पैदावार की कमी थी, लोग बस खाना नहीं था, भुखमरी चल रहा था, उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। लेकिन अब क्या है कि हम लोग सस्टेनेबल, अब हमें मिट्टी को, हमारे इकोलॉजी को सस्टेन करना है फॉर लॉन्ग डेज के लिए, मतलब लॉन्ग ईयर्स के लिए, मेनी ईयर्स के लिए। अब बात करते हैं वर्टिकल रिवोल्यूशन की। वर्टिकल रिवोल्यूशन क्या हुआ है? मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड एरिया पर यूनिट ऑफ टाइम यूजिंग इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम 2 बार, ठीक है। हायर प्रोडक्शन इनपुट एंड इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो क्या है कि पर यूनिट एरिया का जैसे कि अगर ये एक एरिया है तो हर यूनिट एरिया का जो कल्टीवेशन क्षमता है, प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ाना है। तो ये कहा गया था वर्टिकल फार्मिंग में, ठीक है, वर्टिकल रिवॉल्यूशन में। अब कुछ और रिवॉल्यूशन है, हम उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है, नाम पढ़ लेना है, बस उसको याद रखना है कि किसके लिए कहा गया है, किसके लिए टर्म दिया गया, ठीक है। तो वाइट रिवॉल्यूशन दिया गया है मिल्क के लिए, ब्लू रिवॉल्यूशन दिया गया फिश के लिए, ब्राउन दिया गया है फूड के लिए, प्रोसेस फूड, ग्रे खाद के लिए होगा, येलो ऑयल सीड मस्टर्ड के लिए होगा, रेड रिवॉल्यूशन टमाटो और मीट के लिए, पिंक हो गया आपके प्रॉन्स एंड अनियन के लिए, पिंक देखिए प्याज भी होता है, प्रॉन्स भी होता है, पिंक प्रॉन्स। उसी तरह गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट के लिए, राउंड रिवॉल्यूशन हो गया पोटैटो के लिए, सिल्वर रिवॉल्यूशन के लिए हो गया एग एंड पोल्ट्री के लिए, एग एंड पोल्ट्री सिल्वर। ब्लैक हो गया आपके बायोफ्यूल जेट्रोफा को कहते हैं हम लोग फ्यूल प्लांट, बायोफ्यूल प्लांट कहते हैं इसको। रेनबो रिवॉल्यूशन हो गया सारे सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के लिए। और प्रवनी क्रांति ओकरा के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। आज मैं इसको यहीं पर स्टॉप